सभी को स्क्रीन दिख रही होगी। जी। तो ये प्रश्न जो था, इसमें भी ऐसा ही प्रश्न आया था कि मैं मकान बेचने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरा मकान जो है नहीं बिक रहा, तो क्या मेरा मकान बिकेगा, क्या डील होगी। तो इस संबंध में प्रश्न था। आज मैं आपको कुछ और साथ में पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। तो इस उदाहरण के साथ हमें ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न था 19 नवंबर 2020 को शाम को 7:28 पर मैंने लिया था, और जातक ने होरारी नंबर 2 दिया था। लुधियाना में ये प्रश्न मैंने देखा था, और मेष लगन की जो है कुंडली इसमें बनी थी। अब यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि हमारे समक्ष प्रश्न कुंडली बनी हुई है, और चंद्रमा जो है हम प्रश्न के लिए देखते हैं। आप सभी को मालूम है हमारा पहला स्टेप चंद्रमा अनटेनेंटेड है, जो कि हमने स्टार्टिंग में इसको हमने देख लिया। और चंद्रमा किन किन भावों को दर्शा रहा है, और देखिए घर बेचने के संबंध में जो नियम होता है कि दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 3, 5, 10, दशम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 3, 5, 10 या फिर 3, 5, 6, 10 भावों का कार्येश हो तो घर बिकता है, सौदा निश्चित रूप से होता है। ये नियम को याद रखना है। और मैंने कल बताया था कि लगन से स्वयं जातक होता है, उसका स्वयं का घर जो होता है चौथा भाव होता है। वो घर बेचना चाहता है तो यानी कि उसका तीसरा भाव एक्टिव हो, ठीक है। और घर किसको बेचेगा? सामने वाले को, ओपोनेंट को, खरीदार को। तो जब खरीदार उसका घर खरीदेगा तो उस खरीदार की प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी कि सप्तम से चौथा भाव उसकी प्रॉपर्टी बन गई खरीदार की। तो जातक की कुंडली में वो दशम भाव हुआ, ठीक है। और जब ये खरीदार खरीदेगा, क्योंकि इसके घर लेने की इच्छा होगी, तो यहां से 11वां भाव इसका इच्छा का भाव हुआ, तो सप्तम भाव से 11वां भाव यदि गिनेंगे तो 5वां भाव आ जाएगा। और जब ये घर खरीदेगा तो ये खर्च करेगा, और खर्च करेगा तो इसका 12वां भाव एक्टिव होगा, और 12वां भाव यदि 7वें भाव से देखे तो जातक की कुंडली में छठा भाव हुआ, और ये जो छठा भाव है जातक की प्राप्ति हुई। तो मेरे ख्याल से ये नियम अब आप सभी को अच्छे से पता चल गया होगा कि किस प्रकार से ये नियम हम लेते हैं। क्योंकि जातक जो घर बेचना चाहता है वो घर तभी बेच सकेगा जब कोई खरीदार होगा। जब कोई खरीदार ही नहीं होगा तो घर कैसे बेच सकेगा? तो खरीदार अब आवश्यक है, और जिसको घर लेने की इच्छा हो। तो इसलिए दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी 3, 5, 10 भावों का कार्येश हो, या 3, 5, 6, 10 भावों का कार्येश हो, तब जो है घर बिक सकता है, सौदा निश्चित रूप से हो सकता है। चंद्रमा देखिए दशम भाव में स्थित है, जो कि सामने वाले की खरीदारी यानी कि घर की इच्छा या खरीदारी को दर्शाता है। 5वां भाव है जो कि सामने वाले को लाभ हो। चंद्र सूर्य के नक्षत्र में है, सूर्य जो है 7वें में स्थित है, छठे का स्वामी है, तो 7वां भाव हो गया खरीदार का, और छठा भाव हो गया जो जातक प्रश्न कर रहा है उसकी प्राप्ति का। और चंद्रमा आगे गुरु के उप नक्षत्र में है, जो कि दशम भाव दे रहा है, यानी कि खरीदार ऐसा मिले जिसकी घर लेने की इच्छा हो, क्योंकि वो घर खरीदना चाहता हो। चौथा भाव, सप्तम से चौथा भाव दशम भाव इस जातक की कुंडली का दशम भाव हुआ। और चंद्रमा अनटेनेंटेड है, हालांकि हमें यहीं पर वो भाव मिल गए हैं, तो चाहे हम टेनेंटेड देखें चाहे ना देखें, चाहे अनटेनेंटेड देखें चाहे ना देखें, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा अनटेनेंटेड है तो फिर भी हम देख सकते हैं कि क्या चंद्रमा किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी बन रहा है, चंद्रमा किसी भाव का उपनक्षत्र स्वामी नहीं बन रहा, क्या चंद्रमा किसी भाव का नक्षत्र स्वामी बन रहा है, तो चंद्रमा देखिए 11वें भाव का नक्षत्र स्वामी बन रहा है, तो ये 11वां भाव होता है इच्छा का। तो यहाँ पे जातक की इच्छा है कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूं, तो चंद्रमा साफ तौर पर उसकी प्रश्न की सार्थकता को दिखा रहा है। तो यहां तक क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद
जैसा कि नियम है कि दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी, तो दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है गुरु। दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है गुरु, और गुरु यदि हम देखें तो मार्गी है। ठीक है जी, गुरु मार्गी है। अब गुरु के हम कार्यज भावों को हम देखेंगे। गुरु दशम भाव में स्थित है, दशम का ही स्वामी है, तो यहां पर दशम भाव मिल गया। गुरु सूर्य के नक्षत्र में 7 और 6 भाव मिल गया। गुरु राहु के उपनक्षत्र में दूसरा भाव धन भी मिल गया यहां पर। अब राहु के अन्य भावों को भी हम देख लेते हैं। हालांकि प्रॉमिस मिल चुका है हमें, प्रॉमिस में कोई शक ही नहीं है, प्रॉमिस अच्छा सा मिल गया है। तो राहु किस ग्रह की राशि में? शुक्र की राशि में है, और शुक्र 7वें में स्थित है, 2 3 7 का स्वामी है। तो यहां पे देखिए तीसरा भाव भी मिल गया। अब गुरु दशम भाव भी दे रहा है हमें, 3 5 6 10। दशम मिल गया, छठा मिल गया, तीसरा मिल गया, तो बड़े अच्छे से भाव मिल गए। शो कंसोलिडेटेड पे क्लिक करता हूं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। और गुरु जो है ये भी अनटेनेंटेड है। अनटेनेंटेड होकर गुरु दशम भाव का उपनक्षत्र स्वामी है, जो कि खरीदार के घर लेने के संबंध को दर्शाता है। तो यहां पर क्लियर कट बहुत बढ़िया से हमें भाव मिले। तो मेरा वहां पर उनको ये कहना था कि आपका घर जल्दी बिकेगा, अवश्य बिकेगा। और जल्दी बिकेगा इसके लिए मैंने एक तो देखिए चर लगन है। चर लगन यानी कि कार्य जो है जल्दी हो सकता है। और इसके अलावा सूर्य उस समय वृश्चिक में था, वृश्चिक के बाद वो धनु में जाता, तो 1 5 9 ये जैसे कि हमारा टेबल होता है अग्नि तत्व की राशियां 1 5 9, और यदि हम दूसरे उधर से देखें तो मेष वृषभ मिथुन करक। तो चर लगन है, प्रॉमिस मिल गया है, कार्य जल्दी से होगा। अब हम ये देखते हैं कि 11वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है शनि, जो कि इच्छा पूर्ति का है। तो शनि भी यहाँ पे पॉजिटिव है, और शनि जो है मकर राशि में है। मकर राशि जो है चर राशि है, तो यानी कि प्रश्न समय जो लगन वो भी चर लगन, और 11वां भाव जो इच्छा का है उसका उपनक्षत्र स्वामी जो है वो भी चर लगन में। तो ये जो कार्य है जल्दी होने की संभावना है। तो उसको हम ये कह सकते हैं कि आपका ये घर अवश्य बिकेगा और बहुत जल्द बिकेगा। यहाँ पे अब देखिए प्रश्न के समय सूर्य गुरु शुक्र की 30 नवंबर तक, उसके बाद सूर्य गुरु सूर्य की दशा चल रही थी। तो यहां पर हम सूर्य गुरु शुक्र और सूर्य गुरु सूर्य, तो सूर्य गुरु शुक्र यदि देखें 30 नवंबर तक, तो सूर्य जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि सूर्य जो है छठे भाव को, 7वें भाव को, दशम भाव को, 11वें भाव को, दशम भाव को, 11वें भाव को दर्शा रहा है। और सूर्य जो है टेनेंटेड है, टेनेंटेड होकर सूर्य का उपनक्षत्र शनि आगे सूर्य के ही नक्षत्र में है। हालांकि हमें सूर्य के उपनक्षत्र पर ही पॉजिटिव भाव मिल गए अधिक मात्रा में। तो महादशा स्वामी सूर्य उपयुक्त है, हम कह सकते हैं कि सूर्य की महादशा में जो है घर बिकेगा। अंतर्दशा गुरु की, गुरु प्रॉमिस के रूप में हम देख ही चुके हैं कि बहुत बढ़िया कार्यज था, तो अंतर्दशा जो है गुरु की वो भी पॉजिटिव है, ये हम कह सकते हैं। अब 3 5 6 10 जो भाव हैं, क्या सूर्य गुरु उनके कार्यश हो रहे हैं? क्योंकि हमने महादशा को पॉजिटिव देख लिया, अंतर्दशा को पॉजिटिव देख लिया। तीसरे का इकलौता कार्यश है शुक्र, 5वें का इकलौता कार्यश है चंद्र, छठे का सूर्य गुरु हमें यहां मिल गए। ठीक है, 3 5 6 10, और दशम भाव का सूर्य गुरु यहां भी हमें मिल गया। अब शुक्र को देखें तो शुक्र इकलौता कार्यश है,
तीसरे भाव का, तो शुक्र भी मिल गया यहां पर। तो यहां पर शुक्र इकलौता कार्येश है तीसरे का, तो शुक्र जो है मंगल के नक्षत्र में, शुक्र के उपनक्षत्र में है। और पांचवें का इकलौता कार्येश चंद्र है, और चंद्र जो है सूर्य के नक्षत्र में, गुरु के उपनक्षत्र में है। सूर्य गुरु हमें यहां भी मिल गए, तो ये तो पॉजिटिव है ही है, सूर्य गुरु शुक्र। अब यहां पे हम रूलिंग ग्रह देखेंगे, वो इसलिए क्योंकि तीसरे भाव शुक्र, और शुक्र मंगल के नक्षत्र में है, तो मंगल यहां ब्रैकेट में ले लिया। और पांचवें भाव का इकलौता कार्येश है चंद्र, चंद्र सूर्य गुरु में, तो ये ब्रैकेट में ले लिया, हालांकि सूर्य गुरु हमें वैसे भी मिल गए थे। तो छठे के कार्येश में शनि चंद्र सूर्य गुरु, और दशम के कार्येश में सूर्य गुरु चंद्र शनि गुरु, मतलब 4 से तो अधिक प्लेनेट आए हैं। अब हम रूलिंग ग्रह भी देख लेते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब भी मैं रूलिंग ग्रह देखता हूं, तो क्योंकि ये होरारी नंबर के साथ है, तो यहां मैंने सिर्फ होरारी नंबर को हटाना है। तो ये चार्ट मेरा सेव है, इसलिए मैं एडिट पर जाकर ये होरारी नंबर को हटाने के लिए यहाँ होरारी चार्ट की जगह पे मैं बर्थ चार्ट पे क्लिक कर दूंगा, तो ये उस समय का टाइम चार्ट बन गया। और इसको मैं क्रिएट करूंगा। तो अब हमारे जो रूलिंग ग्रह थे प्रश्न समय के रूलिंग ग्रह जो हैं, लगन का नक्षत्र स्वामी मंगल, लगन का राशि स्वामी बुध, चंद्र का नक्षत्र स्वामी सूर्य, चंद्र का राशि स्वामी जो है शनि, और दिन स्वामी जो है गुरु। तो महादशा स्वामी सूर्य जो प्रश्न कुंडली में भी है, वो रूलिंग ग्रहों में मौजूद है। जो अंतरदशा स्वामी गुरु, वो भी रूलिंग ग्रहों में दिन स्वामी के रूप में मौजूद है। और यहाँ पे देखिए लगन का उपनक्षत्र सूर्य है, तो आगे प्रत्यंतर दशा, जो प्रश्न के समय प्रत्यंतर दशा शुक्र की, और आगे की प्रत्यंतर दशा सूर्य की। और चंद्र का उपनक्षत्र गुरु है। शुक्र यहाँ पिक्चर में नहीं आया, तो ये प्रत्यंतर दशा जो है शुक्र, इसको हम छोड़ सकते हैं क्योंकि रूलिंग ग्रहों में नहीं आया। हालांकि शुक्र जो है वो कार्येश बन रहा था तीसरे मैं एक बार से, आप ये रूलिंग ग्रहों को सिर्फ ध्यान में रख लें कि मंगल बुध सूर्य शनि और गुरु, मंगल बुध सूर्य शनि और गुरु। तो मैं चार्ट वो दोबारा से ओपन कर रहा हूं। और हमारा ये होरारी नंबर के साथ दोबारा से चार्ट आ गया है। तो प्रश्न के समय सूर्य गुरु शुक्र, और शुक्र रूलिंग ग्रहों में नहीं था, तो शुक्र को हमने छोड़ दिया। फिर आ गया सूर्य गुरु सूर्य, जो कि 3, 5, 6, 10 के कार्येश भी हैं। और सूर्य जो है रूलिंग ग्रहों के पहले 5 मुख्य रूलिंग ग्रहों में तो आया ही था, साथ के साथ वो जो लगन के उप नक्षत्र स्वामी के रूप में भी रूलिंग ग्रहों में आया था। उसके अलावा चंद्र के नक्षत्र स्वामी के रूप में रूलिंग ग्रहों में आया था सूर्य 2 बार। तो सूर्य गुरु सूर्य पीरियड को हम सोच सकते हैं, ठीक है। तो सूर्य गुरु सूर्य का पीरियड, और ये उपयुक्त था उनका जो डील था, क्योंकि सूर्य गुरु सूर्य जो है 30 नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक, और उनकी जो डील थी वो 1 दिसंबर 2020 को ही पूरी हो गई थी, फाइनल हो गई थी, उनको एडवांस मिल गया था, जिसको ब्याना का कहते हैं, हमारे यहाँ पर ब्याना कहा जाता है अगर कोई एडवांस देता है। तो 1 दिसंबर 2020 को उनको ब्याना मिल गया था, और बाकी का जो पेमेंट था उनको आगे के 5-6 महीनों में उन्होंने आपस में तय हुआ था कि तब मिलेगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न उदाहरण में हमें सार्थकता भी मिली, प्रॉमिस भी अच्छा मिला, दशा अंतरदशा भी हमें अच्छा मिला। चर लगन था, 11वें भाव इच्छा पूर्ति का उपनक्षत्र स्वामी शनि, जो कि देरी का कारक है, लेकिन वो चर राशि में, तो हम कह सकते हैं कि कार्य जल्दी होगा। तो महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा शुक्र की, वो रूलिंग में नहीं थी, उसको हमने छोड़ दिया। अगली प्रत्यंतर दशा सूर्य थी, और रूलिंग ग्रह यदि पहले 5 लेते हैं तो उसमें सूर्य 1 बार आ रहा था, लेकिन हमने उपनक्षत्र जो थे लगन का उपनक्षत्र और चंद्र का उपनक्षत्र,
उनमें भी हमने सूर्य को पाया, तो इसलिए हमारा इसकी तरफ भी ध्यान गया और हमने उसको बोला कि इस पीरियड में आपका जो है सौदा हो सकता है। 1 दिसंबर 2020 को उनका डील फाइनल हुआ था और उनको जो है बयाना मिला था। तो इस प्रकार से ये उदाहरण जो है पूरा होता है। तो आप सभी को क्या ये उदाहरण अच्छे से समझ में आया? मेरे को उत्तर दीजिए सभी। जी सर एक क्वेश्चन था जी। बयाना के लिए कौन से भाव रहेंगे, और जो फाइनल डील होती है कि टोटल पेमेंट हो जाता है, तो उसके लिए दोनों के लिए अलग अलग भाव है कि वही भाव ऑपरेट होंगे सर? देखिए यहाँ पे आपको मैं एक और चीज बता दूं, इस पर भी हमें थोड़ा सा जो है ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रूलिंग ग्रहों में बुध और रूलिंग ग्रह जो थे, यदि बिना हुरारी नंबर के आप डालेंगे तो मिथुन लगन बनता, बुध राशि स्वामी, मंगल नक्षत्र स्वामी, सूर्य उप नक्षत्र स्वामी, और जो चंद्रमा था उस समय शनि की राशि में, सूर्य के नक्षत्र में, गुरु के उप नक्षत्र में। तो शनि और बुध दोनों उपस्थित थे। शनि देरी का कारक होता है और बुध डुअल प्लैनेट है, और इसके अलावा 11वें का उप नक्षत्र स्वामी शनि। ये बुध और शनि जब आते हैं ना, तो इंस्टॉलमेंट्स को हम एक तरह से समझते हैं, इंस्टॉलमेंट में मिलना, एक ही बार में पेमेंट ना मिलना। पार्ट पेमेंट होगा तो पार्ट पेमेंट, हाँ। अब उनको जैसे बयाना मिल गया था और उसके बाद उनको कोई 6 महीने के टाइम पीरियड में जो था, जो लिखा पड़ी जिसको हम कहते हैं कि 6 महीने में उन्होंने पेमेंट देनी थी। तो 6 महीने पेमेंट देने के बाद ही उन्होंने जो था घर का पोजेशन जो है उन पार्टी को देना था। तो अब वहां पर आप समझ सकते हैं कि आज के ज़माने में कोई घर 50-55 लाख, मेरे को जहां तक मालूम है कि वो 55-60 के बीच में मांग रहे थे और पार्टी जो थी वो 55 के करीब दे रही थी। तो इस दरमियान उनका कुछ मतलब फाइनल हुआ और इतनी बड़ी रकम जो है, तो बयाना और बाद में जो 5-6 महीने का समय लिया गया, तो वो हो सकता है कि 2 या 3 बार में पेमेंट हुआ होगा। क्योंकि हमें जब ये पता चल गया कि बयाना मिल चुका है तो डील फाइनल हो गई है, अब उसके बाद उनको जो बाकी का रकम है वो 5-6 महीनों में मिलना था। तो वो तो अब उनकी एक तरह से आपसी सहमति किस प्रकार से मिलना है, तो ये हमने तो यहाँ पे इसलिए छठा भाव जो है प्राप्ति का है, 11वां भाव लाभ का है, दूसरा भाव धन का है। तो छठा भाव प्राप्ति का अगर बयाना मिलता है और चाहे धन किसी भी प्रकार से मिले, तो 2, 6, 11 ये भाव जो हैं हम कह सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन इसमें जी। जैसे कि दो हस्बैंड वाइफ मिलके घर लेते हैं, बरोबर। अब सपोज वाइफ हाउस वाइफ है और फर्स्ट नेम वाइफ का रखता है, सेकंड पे उसका नाम आता है, तो सर योग किसके होंगे? पत्नी के योग गिने जाएंगे कि पति के योग? देखिए यहाँ पे दोनों की कुंडली देखनी होगी कि जो घर खरीद रहे हैं 4, 11, 12 किन का एक्टिव है। मेरे पास अभी मेरे ही एक ग्रुप के मेंबर, और उन्होंने पिछले काफी समय से वो घर खरीदने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो उन्होंने अपने हस्बैंड का चार्ट दिया, क्योंकि हस्बैंड के चार्ट से ही वो मतलब कि हस्बैंड ही प्रयास कर रहे थे घर खरीदने का, पर बात नहीं बन रही थी। तो मैंने उनका ये देखा कि उनकी जो एक दशा चली थी ना, वो जैसे 2019 से चली थी, और वो दशा लॉर्ड घर खरीदने के पक्ष में था ही नहीं। महादशा जिसकी चल रही थी वो घर खरीदने के पक्ष में ही नहीं थी। उससे पिछली दशा जो थी घर खरीदने के पक्ष में थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हस्बैंड ने कोई पहले प्रॉपर्टी खरीदी? तो वो कहती कि अभी हम जिसमें रह रहे हैं वो हमने खरीदी थी, बट अब हमें ये छोटा लगता है, हम बड़ा लेना चाहते हैं। वो BHK के हिसाब से होता है ना कि 2 BHK फिर 4 BHK, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अब हम बड़ा लेने चाहते हैं। तो मेरे ध्यान में पहले तो ये बात आई कि ये इन्होंने खरीदा, अब ये बड़ा लेना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से इस दशा में नहीं खरीदा होगा, इससे पहले किसी दशा में खरीदा होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि कब खरीदा? वो कहते कि 2017 में खरीदा। तो 2019 में वो दशा चली थी और वो खरीदने के पक्ष में थी ही नहीं।
तो मैंने उनको ये बोला कि आपके हस्बैंड के चार्ट में ये दशा जो है फेवर ही नहीं कर रही है। मैंने कहा कितना प्रयास कर रहे हैं? वो कह रहे हैं हम तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, कोई बात ही नहीं बन रही। फिर मैंने कहा कि आप अपना चार्ट दिखाएं। उनका चार्ट देखा तो उनके चार्ट में भी नेगेटिविटी थी, परंतु कुछ हाउस पॉजिटिव दिख रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि हस्बैंड की जगह आपके नाम से जो भी लिया जाए वो एक तरह से आपके नाम से लिया जाए, और जो भी एडवर्टाइजमेंट देनी है वहां पे मोबाइल नंबर आपका दिया जाए और नाम आपका दिया जाए जो भी है। तो लेकिन जो बातचीत है आप पहले कर लें या बाद में हस्बैंड से करवा दें, वो अलग बात है। तो वो एक तरह से दशा हमने देखी। प्रॉमिस तो था उनके चार्ट में खरीदने का, और प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी भी थी 2017 में, लेकिन अब महादशा जिसकी शुरू हुई थी वो प्रॉमिस दे ही नहीं रहा था, वो नेगेटिव भावों को दे रहा था। तो ये भी हमें, अगर मान लो घर का कोई मेंबर प्रयास कर रहा हो और वो कामयाब ना हो रहा हो, तो फिर उसकी पत्नी या उसके बच्चे किसी के चार्ट में जहां पे हमें अच्छे भाव मिल रहे हों तो उनके नाम से खरीदा जा सकता है। क्लियर है? जी सर। किसी अन्य का कोई प्रश्न? कि जातक ने माताजी के संबंध में प्रश्न पूछा था कि मेरी माताजी शुक्रवार रात को गिर गई थी तथा उनका कंधा फ्रैक्चर हो गया था, जिसका ऑपरेशन जो है 1 जनवरी को हो गया था। क्या वो ठीक रहेंगी और उन्हें छुट्टी कब मिलेगी? ये प्रश्न जो था 2 जनवरी 2018 को पूछा गया था मेरे ही एक ग्रुप के मेंबर ने, और उनकी माताजी को ही चोट लगी थी 1 जनवरी को, और 2 जनवरी को उन्होंने प्रश्न पूछा था हुरारी नंबर 88 के साथ, और ये प्रश्न शाम को 7:59 पर लुधियाना में मैंने देखा था। तो सबसे पहले मैं ये प्रश्न जो था मदर का हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होना, दो जनवरी 2018 को, और ये प्रश्न दिया था 19:59 पर लुधियाना में ही लिया था। और आरी चार्ट पर मैंने क्लिक किया, विवरण मैं भर चुका हूं इसलिए मैं यहां पर 0 करूंगा, फिर उसको ओके करूंगा। फिर उसके बाद जो हुरारी नंबर उन्होंने 88 दिया था वो मैं फिल करके ओके करूंगा। अब मेरा ये चार्ट जो है बन चुका है, हुरारी नंबर 1 से 249 के बीच में है। क्रिएट चार्ट मैंने किया। तो अब देखिए जैसे कि यहां पर क्या है कि सिंह लगन की कुंडली बनी है, और यहां पर सिंह लगन की कुंडली बनी है, तो हम यहां पर पहले चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा टेनेंटेड है। चंद्रमा 11वें भाव में स्थित है, 12वें का स्वामी है, गुरु के नक्षत्र में। गुरु जो है 3रे भाव में स्थित है, 5, 8, 9 का स्वामी है, और आगे बुध का उपनक्षत्र जो कि बुध है वो 4थे भाव में स्थित है, 2, 3, 11 का स्वामी है। तो अब यहां पे देखिए कि प्रश्न पुत्र ने माता के लिए किया है। यहां पर 4था भाव जो है माता का हुआ। 8 और 12वां भाव देखिए, 8वां भाव और 12वां भाव ये दुर्घटना के भाव हुए, क्योंकि उनकी दुर्घटना हुई थी, गिर गए थे। और 12वां भाव ही अस्पताल का, डॉक्टर का, क्लिनिक का। तीसरा घर जो कि वो घर से बाहर हॉस्पिटलाइज थे, और 5वां भाव जो कि रिकवरी था, और 8वां भाव एक तो देखिए ऑपरेशन भी होता है 8वां भाव, और रुकावट का भी होता है, परंतु यहां रुकावट नहीं, रुकावट से ज्यादा ऑपरेशन का भाव हम समझ सकते हैं। तो अब यहां पर पुत्र ने प्रश्न किया, चंद्रमा पूरी स्थिति को दर्शा रहा है।
तो अब इसको यहां पर देखिए, क्योंकि ये प्रश्न पुत्र ने किया है माता के लिए, तो अब इस चार्ट को मैं रोटेट करूंगा, माता का जो चौथा भाव है उसको मैं लगन पर लेकर आऊंगा। तो अब यहां पर मैं कुछ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान दें कि एक तो मैं ये जो ग्रहों के कार्येश भाव हैं इसको मैं मिनिमाइज नहीं करूंगा, इसको क्रॉस से बंद करूंगा। मिनिमाइज करूंगा तो ये जब मैं रोटेट करूंगा तो फिर इस टेबल को मैं ओपन करूंगा, यही भाव निकलेंगे। तो इसको बंद करूंगा तो जब मैं चार्ट रोटेट करूंगा तो उसके साथ साथ हमारा टेबल में भी सभी भाव जो है बदल जाएंगे। तो यहां पर देखिए सिंह लगन है और 1 2 3 4 चौथा भाव वृश्चिक है। और यहां भी हम देखें, क्योंकि हम जो ये चार्ट रोटेट करते हैं वो भावचलित कुंडली के अनुसार होता है, ना कि लगन कुंडली के अनुसार, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो चौथा भाव जो है मैं लगन पर लाऊंगा और यहां पर ये भावचलित के अनुसार है, तो यहां चौथे का स्वामी मंगल ही है, यानी कि चौथे में वृश्चिक ही है। ठीक है, तो अब केपी स्टार 1 में किस प्रकार से हाउस रोटेशन करते हैं ये आप ध्यान से देख लीजिए कि हम यूटिलिटीज में जाएंगे, हाउस रोटेशन की सुविधा है यहां पर। अब यहां पे चौथे भाव पे क्लिक करेंगे, सेट 4th हाउस एज असेंडेंट, यानी कि चौथे भाव को लगन बनाया जाए। अब हम क्लिक करेंगे और एक क्लिक से पूरी की पूरी चार्ट जो है घूम गई है। यहां आप देख सकते हैं लगन में वृश्चिक लगन बन गया है, यहां भी स्थिति चेंज हो गई है और जो हमारा टेबल था वहां भी जो है स्थिति बदल चुकी है। अब आप देखिए कि चंद्रमा जो है वो अब वो भाव यहां बदल गए हैं। पहले यहां तीसरा भी भाव आ रहा था, चौथा भाव माता का भी आ रहा था, तो ये भाव बदल गए हैं, अब भाव यहां कुछ और आ गए हैं। ठीक है, तो अब वृश्चिक लगन बन गया है, क्योंकि अब ये माता का लगन बन गया है तो सीधी सी बात है उनकी सेहत में सुधार कब होगा, लगन का उपनक्षत्र स्वामी हम देखेंगे, इसके अलावा जो है अन्य बातों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो बना है राहु बना है, और राहु जो है बुध के नक्षत्र में है, चंद्र के उपनक्षत्र में है, और राहु इसके साथ साथ अनटेनेंटेड भी है। अनटेनेंटेड होकर राहु पहले और 11वां भाव जो कि लाभ भाव है का उपनक्षत्र स्वामी बना है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव मिला हमें। अब ये वृश्चिक लगन बना है, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर, स्थिर लगन की कुंडली है। स्थिर लगन में हालांकि 9वां भाव बाधक होता है, परंतु उनका ऑपरेशन हो चुका था और लगन का उपनक्षत्र जो है राहु अनटेनेंटेड होकर 1 और 11 भाव का उपनक्षत्र स्वामी बना पॉजिटिव। राहु 9वें भाव में स्थित है और राहु जो है कर्क राशि में, तो चंद्रमा 8वें में स्थित है, 9वें का स्वामी है। अब राहु चंद्रमा की राशि में, तो यहां पे हमें यदि इसको हम करें तो 8 9, राहु आगे बुध के नक्षत्र में है, बुध जो है 1 8 11 12, 12वां भाव अस्पताल का, पहला भाव शरीर, 8वां भाव, 11वां भाव जो है पॉजिटिव है। अब यहां पे 8वां भाव, और राहु आगे चंद्र के उपनक्षत्र में 8 और 9 भाव, 9वें का व्यय भी है 8वां भाव। अब इसके साथ साथ एक और बात देखें कि छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी कौन है, शनि है। छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि है। छठा भाव क्या होता है, रोग का। चोट के बाद जो शरीर को रोग लग जाता है, अब चोट लगी शोल्डर में, कंधा फ्रैक्चर हुआ, तो वहां पर एक तरह से रोग लगा। शनि दूसरे भाव में स्थित है, 3 और 4 का स्वामी है, ये तीनों भाव जो हैं, और शनि केतु के नक्षत्र में, केतु तीसरा भाव, ये हमारी भुजाएं, हमारे शोल्डर, कंधे, उनसे संबंधित भाव है। दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा मुख, गला और चेस्ट एरिया, तो यानी कि उसके
आसपास का एरिया जहां पे हम बात समझ सकते हैं कि चोट वगैरह लगना। और छठे का उपनक्षत्र स्वामी शनि आगे गुरु के उपनक्षत्र में, वहां पे 5वां भाव भी आ रहा है। ठीक है। अब छठे भाव का उपनक्षत्र स्वामी शनि, तो दूसरे से गर्दन, तीसरे से कंधे, चौथे भाव से छाती, इन भावों को हमने जो है समझा। अब उसके बाद प्रश्न जो था रिकवरी के लिए था, तो रिकवरी का भाव देखिए 5वां भाव होता है। 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है चंद्र। तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी राहु क्या 5वें भाव के साथ जुड़ रहा है? तो लगन का उपनक्षत्र स्वामी जो है राहु, वो चंद्र के उपनक्षत्र में है, यानी कि 5वें भाव के उपनक्षत्र स्वामी से जुड़ रहा है। और इसके अलावा क्या कोई और प्रभाव पड़ रहा है? हम यदि देखें, 5वें भाव का उपनक्षत्र स्वामी है चंद्र। चंद्र के ऊपर देखें शुक्र, सूर्य, शनि की दृष्टि आ रही है। क्या किसी और ग्रह की दृष्टि आ रही है? मंगल को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रही। गुरु को देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चंद्र के ऊपर गुरु की अच्छी दृष्टि आ रही है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह है और गुरु जो है वो 5वें भाव का भी कारक है। तो यहां पर एक तरह से पॉजिटिव है। तो अब उसमें दशा देखी जाएगी कि प्रश्न के समय, क्योंकि प्रश्न 2 जनवरी 2018 को महादशा गुरु की, अंतरदशा बुध की और प्रत्यंतर दशा जो थी गुरु की चल रही थी, राहु बुध गुरु। इसके अलावा यदि हम देखें पांचवें भाव में, यदि हम देखें कि कोई भी ग्रह स्थित नहीं है और 5वें भाव का स्वामी कौन है? गुरु है। प्रत्यंतर दशा गुरु की चल रही थी, जो कि रिकवरी के मजबूत एक तरह से गुरु, क्योंकि 5वें का स्वामी है, उसका मजबूत कारक है, क्योंकि 5वें भाव में कोई ग्रह स्थित नहीं है। तो गुरु 5वें का स्वामी होने के कारण मजबूत हुआ। और उस समय के जो रूलिंग ग्रह हैं, यदि हम रूलिंग ग्रह देखें तो हमें एक तो चार्ट को रोटेट से हटाना होगा, और जो ये विवरण दिया है इसी विवरण का बिना होरारी नंबर के चार्ट बनाएंगे तो रूलिंग ग्रह हमें पता चलेंगे। तो आप 2 जनवरी 2018 का और इस समय का और लुधियाना का भरकर यदि रूलिंग ग्रह बनाएंगे तो रूलिंग ग्रह मेरे पास नोट हैं। रूलिंग ग्रह जो हैं, लगन का नक्षत्र स्वामी बुध, लगन का राशि स्वामी चंद्र, चंद्र का नक्षत्र स्वामी गुरु, चंद्र का राशि स्वामी बुध और दिन स्वामी मंगल। तो गुरु बुध गुरु तीनों ये जो हैं रूलिंग ग्रहों में आ रहे हैं, गुरु और बुध। तो अब ये देखना है कि उनको छुट्टी कब मिलेगी। अब देखिए अस्पताल में वो हैं, फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन हो गया, तो ज्यादा दिन तो वो रखेंगे नहीं, सीधी सी बात है। अगर किसी का प्लास्टर होता है या छोटा सा ऑपरेशन होके वो फ्रैक्चर का जो भी होता है, तो ये तो है नहीं कोई महीना ही रख लेगा हॉस्पिटल में, और कुछ दिनों में छुट्टी मिलेगी। तो कुछ दिनों के लिए हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे? चंद्र को घुमाएंगे। ये पॉइंट मेरा आप सभी को समझ में आया? मेरे को एक बार उत्तर दे दें। जी समझ में आया सर। एक बार भाव घुमाने का और उसका थोड़ा सर समझ में नहीं आया, कंफ्यूजन है। किस प्रकार का कंफ्यूजन है? लड़के ने क्वेश्चन किया है अपनी माता के लिए जी। तो हम पहले जो लड़के ने पूछा उस कुंडली अनुसार पहले देखेंगे कि भाव घुमाने के बाद जो भाव आएंगे वो देखेंगे सर। देखिए, लड़के ने पहले जो पूछा उसके अनुसार हमने सिर्फ चंद्र को देखा। अच्छा, उस अनुसार खाली चंद्र को देखा। ये आप अभी स्क्रीन के ऊपर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? रीसेट नेटिव चार्ट। जी। तो ये चार्ट घुमा हुआ है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है रोटेटेड चार्ट 4th हाउस एज असेंडेंट। तो ये घूमे हुए चार्ट को हम देख रहे हैं। ये घूमे हुए चार्ट के ग्रहों के कार्यश भावों को देख रहे हैं।
ठीक है। और ये घूमे हुए चार्ट के ही जो वो अनटेनेंटेड होकर 1 और 11 का उपनक्षत्र स्वामी राहु बना है। अभी देखिए मैं इसको रीसेट करता हूं, ये मैंने रीसेट कर दिया। अब लगन का उपनक्षत्र मंगल है और 11 का उपनक्षत्र शुक्र है। तो जब चार्ट घुमाया था हमने, लगन का उपनक्षत्र राहु बना था, अनटेनेंटेड था राहु, तो वो 11 का भी। अब यहां से देखिए यदि मैनुअली करना है ना, अगर मान लीजिए मैनुअल करना है, हमने सॉफ्टवेयर की सहायता नहीं लेनी, तो ये चौथा भाव है माता का, ठीक है, ये चौथा भाव हुआ माता का। उत्तर दीजिए। हाँ जी सर। चौथा भाव माता का हुआ। अब यहां पे चौथा भाव देखिए, चौथे भाव का उपनक्षत्र क्या है? राहु। जब हमने चार्ट को रोटेट किया था तो लगन का उपनक्षत्र राहु बना था, क्योंकि चौथा भाव लगन पर आ गया था जी। और 11वें भाव का उपनक्षत्र भी कौन बना था? राहु। तो यहां से 11वां भाव गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दूसरा भाव 11वां भाव बना, इसका उपनक्षत्र क्या है? राहु। ठीक है। अब हमने चौथे भाव पर रोटेट किया, तो आपको एक और तरीका बता देता हूं। मान लो आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर हो जिसमें चार्ट रोटेट करने की सुविधा ना हो, तो जो चार्ट आपने प्लेन लिया, जैसे कि पुत्र ने पूछा था, तो हमने चंद्र के कार्येश भाव देखे थे कि 11 में स्थित है, 12 का स्वामी है, 3 5 8 9, और बुध के उपनक्षत्र में चौथा भाव माता का, तीसरा भाव घर से बाहर, 8वां भाव और 12वां भाव दुर्घटना, 8वां भाव ऑपरेशन, 5वां भाव रिकवरी। यही हमने देखा था ना। तो अब मान लो आपने इसके समक्ष माता का लगन मानकर इन ग्रहों के कार्येश भाव बनाने हैं, तो क्या बनेंगे? चंद्र यहां पे देखिए 1 2 3 4, तो चंद्र है, यहां पे 11वां भाव आ रहा है, यहां पे 12वां भाव आ रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे 11 और 12 पे ध्यान दीजिए, मैं एक बार रोटेट करके आपको साथ ही मैं इसी पॉइंट को क्लियर भी कर दूं कि आपको अगर ये करना हो तो किस प्रकार से करना है। 11 और 12 हमने देखा। अब चंद्रमा जो हो गया वो 8 हो गया और यहां पे 9 हो गया, कि चंद्रमा जो है 8वें में स्थित है, 9वें का स्वामी है। तो पहले चंद्रमा जो था वो 11 में स्थित था और 12 का स्वामी था। तो अब यहां पे 9 में 4 जमा करेंगे, 9 10 11 12, ठीक है। 8 में 4 जमा करेंगे, 8 9 10 11। चंद्र गुरु के नक्षत्र में है, तो 12 में 4 करेंगे, 12 1 2 3, और 2 की जगह क्या आ जाएगा? 2 3 4 5, 5 की जगह क्या आ जाएगा? 5 6 7 8, 6 की जगह क्या आ जाएगा? 6 7 8 9। तो इसको मैं बंद कर रहा हूं, रीसेट कर रहा हूं, और देखिए इसी प्रकार से वो जो है भाव आए हैं। अब देखिए यहां पे तो क्लियर हुआ आपको? यहां 11 में 4 माइनस कर दिया, 12 में 4 कर दिया माइनस, तो वो उस हिसाब से भाव जो है बनते हैं। तो मैं एक बार फिर से चार्ट रोटेट कर रहा हूं, क्योंकि हम यदि उस तरह से मैनुअली करें तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए ये सॉफ्टवेयर में जो सुविधा है उसी को इस्तेमाल में किया जाता है। अब देखिए यहां पे मैंने ये बताया कि जो अब छुट्टी है, ऑपरेशन हो गया, उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को चोट लगी, 2 जनवरी को ऑपरेशन हो गया। अब ऑपरेशन के बाद आती है बात छुट्टी की, तो हम चंद्रमा को देखेंगे। चंद्रमा मिथुन राशि में था, ठीक है जी। तो अब इसको देखने के लिए अब मैं यहां पे
उस दिन का हम ट्रांजिट चेक करेंगे। 2 जनवरी 2018, तो यहां पे मैं 2 जनवरी 2018 और जो समय है 19:59 तो यहाँ पे पहले मैं इसको पीएम कर दूंगा 19:59:44, ठीक है। और क्योंकि लुधियाना में तो कंप्यूट कर दूंगा। तो ये देखिए अब 2 जनवरी 2018 का ट्रांजिट चार्ट बन गया है और हमें चंद्रमा की स्थिति पता लग रही है कि चंद्रमा मिथुन राशि में, ये देखिए मिथुन राशि में, पुनर्वसु नक्षत्र में, ठीक है। अब यहाँ पे डेट दिख रही है कि 2 जनवरी को मिथुन राशि में, 3 जनवरी को कर्क राशि में चंद्र जाएगा, उसके बाद 5 को जाएगा जो है सिंह राशि में। तो यहाँ पे हमें क्या नोट करना है कि चंद्र गुरु बुध की राशि में, गुरु के नक्षत्र में पुनर्वसु, ठीक है। उसके बाद जो है शनि के नक्षत्र में जाएगा, अपनी राशि में और शनि के नक्षत्र में जाएगा। उसके बाद अपनी ही राशि में और आश्लेषा जो कि बुध के नक्षत्र में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रूलिंग ग्रह आप साइड पे यदि नोट कर लें, जो कि मैंने बताया कि होरारी नंबर को हटा के जो रूलिंग ग्रह बने बुध, चंद्र, गुरु, बुध, मंगल। तो इस प्रकार से, यानी कि 2 जनवरी को चंद्र गुरु के नक्षत्र में था, 3 जनवरी को चंद्र शनि के नक्षत्र में और 4 जनवरी को चंद्र जो है बुध के नक्षत्र में। तो ये हमने मार्क कर लिया। और हमारे जो रूलिंग ग्रह बुध, चंद्र, गुरु, बुध, मंगल, और नोड्स के रूप में राहु भी आता है वहां पे। तो 3 जनवरी को चंद्रमा शनि के नक्षत्र में, यहां पे, जो कि रूलिंग ग्रहों में नहीं है, क्योंकि रूलिंग ग्रह बुध, चंद्र, गुरु, बुध, मंगल, नोड्स राहु। उसके बाद चंद्रमा जो है बुध के नक्षत्र में जाएगा। अब बुध जो है रूलिंग ग्रहों में है, बुध, चंद्र, गुरु, बुध, मंगल, नोड्स राहु, ये रूलिंग ग्रह थे। तो बुध जो है रूलिंग ग्रहों में है। 4 जनवरी को जब चंद्रमा बुध के नक्षत्र में गया, जो कि रूलिंग ग्रहों में मौजूद था, तो उस समय उनको छुट्टी हो सकती है। पहला पॉइंट तो हमने ये बताया। अब उसके बाद चंद्रमा जो है 5, 6, 7, 8, 9 आगे के कुछ दिन भी जो है हम देख सकते हैं कि किस किस नक्षत्र में गया। तो उनमें से जो रूलिंग ग्रहों में आएगा उस तारीख को मार्क कर सकते हैं। तो उसके बाद 9 जनवरी को, जो कि चित्रा नक्षत्र है, यहाँ पे मैं ऑल प्लैनेट सब लॉर्ड पे क्लिक करूंगा तो हमें सीधे नक्षत्र स्वामी उस प्रकार से दिखेंगे। जैसे 2 को देखिए गुरु के, उसके बाद 3 को शनि के नक्षत्र में, इसको मैं ऊपर कर रहा हूं, और उसके बाद ये 4 जनवरी को शनि के नक्षत्र में, और इसको मैं और तारीख आगे बढ़ाता हूं, 5 जनवरी करता हूं। तो 5 जनवरी जब मैं करता हूं, यहां देखिए 5 जनवरी को चंद्रमा केतु के नक्षत्र में, रूलिंग ग्रहों में नहीं है। फिर उसके बाद शुक्र के नक्षत्र में, रूलिंग ग्रहों में नहीं है। फिर उसके बाद सूर्य का नक्षत्र में आ गया। देखो आप, ये आप देख रहे हो सूर्य के नक्षत्र में आ गया 7 तारीख को। सूर्य भी जो है रूलिंग ग्रहों में नहीं है, नहीं था, नहीं है। अब यहाँ पे 7 जनवरी है, तो मैंने 7 जनवरी को 7 जनवरी को कंप्यूट किया। तो हम आगे तक देख लेते हैं।
सूर्य के बाद वो चंद्र के नक्षत्र में कब आया देखिए, रात, यहाँ पे रात को 1 बजे, रात को 1 बजे छुट्टी नहीं होती, 3 बजे, सुबह 4 बजे। तो 9 जनवरी को भी चंद्र के नक्षत्र में 9 जनवरी को, यानी कि कहने का मतलब यह है कि 9 जनवरी को और 8 जनवरी को चंद्र के नक्षत्र में, जिसमें दिन का समय ही काउंट होता है जब अस्पताल से छुट्टी मिलती है। अब उनको जो छुट्टी मिली थी वो 4 जनवरी को ही मिल गई थी, और यहां पे मैं 4 जनवरी के ऊपर क्लिक करता हूं तो 4 जनवरी का पीरियड जो है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में था और बुध जो था रूलिंग ग्रहों में मौजूद था, और चंद्रमा अपनी ही राशि में था, चंद्र स्वयं भी रूलिंग ग्रहों में मौजूद था। और यहां तक कि 4 जनवरी को गुरु का उपनक्षत्र, क्योंकि चंद्रमा तो बहुत जल्दी उपनक्षत्र बदलता है, एक नक्षत्र में तो 24 घंटे रहता है, तो मेन हम नक्षत्र को देखते हैं। तो चंद्रमा जब कर्क राशि में बुध के नक्षत्र में गया तो उनको छुट्टी मिल सकती थी, उनको ऐसा बोला गया, और उनको 4 जनवरी को ही छुट्टी मिली थी अस्पताल से। तो इस प्रकार से ये उदाहरण जो है पूरा होता है। जी पूछिए। पेशेंट एकदम सीरियस हो जाता है, डॉक्टर उस मोमेंट पे बोल देता है कि हम कोशिश कर रहे हैं, फिर एकदम सीरियस होने के बाद सडनली उसकी बॉडी कवर होना चालू हो जाती है और वो उस चीज से बच जाता है, तो उस समय सर कौन सा भाव एक्टिव होता है फिर? रिकवरी हाउस, रिकवरी हाउस, फिफ्थ हाउस भी, उसके अलावा जो अन्य रिकवरी हाउस हैं, अच्छा, जैसे ये स्थिर लगन है, तो दूसरा 7वां तो 9वां भाव, ये तो नेगेटिव हुए, 8 और 12 भी नेगेटिव हुआ, 8 12 के साथ 6ठा भी नेगेटिव होता है। उसके अलावा जो भाव हैं, चौथा और दशम भाव भी नहीं लेते, तीसरा भाव, 5वां भाव, 11वां भाव, तीसरा, 5वां, 8वां भाव भी ले सकते हैं, 11वां भाव, ये पॉजिटिव भाव हुई। मतलब अगर ये अगर स्थिर लगन है, देखिए 8वें का व्यय भाव होता है 7वां भाव मारक जी, इसलिए 8वां भाव, मतलब कि अब वहां पे क्योंकि ऑपरेशन हो गया था, ऑपरेशन के साथ तीसरा, 5वां, 11वां भाव ये पॉजिटिव भाव हुए। और वहां पर यह भी स्थिति देखनी होती है कि ऑपरेशन जो है किस चीज का हुआ है। नहीं, ऑपरेशन नहीं था सर। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गया कि आप कह रहे हैं कि कोई बहुत अचानक सीरियस हो जाए और डॉक्टर कहते हैं हम कोशिश कर रहे हैं, तो उस समय वहाँ पे खाली ट्रीटमेंट हो रहा है सर, ऑपरेशन का वहाँ पे मतलब सीजरिंग है ही नहीं। ठीक है, तो उसमें अगर प्रश्न कुंडली ली है, आप ये देखिए जो भी लगन है उसके अनुसार जो पॉजिटिव भाव हैं वो कितने एक्टिव हैं, और रिकवरी हाउस क्या लगन के साथ, लगन के उपनक्षत्र के साथ रिकवरी हाउस 5वें के उपनक्षत्र का संबंध बन रहा है, ये भी देखने की जरूरत है। जैसे इस उदाहरण में लगन का उपनक्षत्र राहु, 5वें का उपनक्षत्र चंद्र, और राहु और चंद्र का संबंध बन रहा है, राहु चंद्र की राशि में, चंद्र के उपनक्षत्र में। तो वहां पे हमें पहले तो ये देखना होगा कि अगर प्रश्न कुंडली बनाई है जी, तो वो लगन कौन सा बना है और उसके पॉजिटिव हाउस कितने एक्टिव हैं। चर लगन के हिसाब से लग देख लेंगे, स्थिर लगन के हिसाब से लग देखेंगे, द्विस्वभाव लगन के हिसाब से लग देखेंगे। तो इस प्रकार से इसको हम देखते हैं। क्लियर है सभी को? जी ठीक है, तो अभी मैं वापस आता हूं। आज हमने 2 उदाहरण किए और उनके संबंध में समझा, और उसके अलावा काफी अन्य बातों को भी हमने समझा। लिख लीजिए जी। क्वेश्चन होता है शादी के संबंध में जी, तो हम 7th हाउस का सबलॉट देखेंगे, अगर रूलिंग में आ रहा है तो क्वेश्चन सही है। देखिए जो जन्म कुंडली दी है वो सही है,
नहीं तो 7th हाउस का सप्लॉट वहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। वहां पे देखिए, पहले तो ये ध्यान में रखें कि सामने वाले से यदि आप जन्म कुंडली के द्वारा देख रहे हैं, जी तो यदि वो कह रहा है कि जन्म विवरण जो है बिल्कुल मेरे माता पिता ने जो है अच्छे से नोट किया हुआ है और बिल्कुल सही है, जी तब सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी रूलिंग ग्रहों में यदि नहीं है तो उससे पहले का विषोत्तरी दशा के क्रम से यदि रूलिंग ग्रहों में आ रहा है उसको हम ले सकते हैं, या उसके बाद का आ रहा है उसको हम ले सकते हैं, यदि वो सप्तम का उपनक्षत्र रूलिंग ग्रहों में नहीं आ रहा तब। यदि सप्तम का उपनक्षत्र रूलिंग में आ रहा है उसको ले सकते हैं, और यदि नहीं आ रहा तो उससे पहले वाला या बाद वाला जो ग्रह आ रहा है उसको ले सकते हैं। यदि दोनों आ रहे होंगे तो दोनों में जो मजबूत होगा, अब वो मजबूत किस प्रकार से हम देखते हैं कि लगन का नक्षत्र स्वामी सबसे मजबूत है, उसके बाद लगन का राशि स्वामी, उसके बाद चंद्र का नक्षत्र स्वामी, उसके बाद चंद्र का राशि स्वामी, और फिर दिन स्वामी। तो ये हमें ये क्रम अनुसार जो है देखना होता है, तो फिर उस हिसाब से हम उसको लेंगे। और यदि फिर भी मान लीजिए कई बार ये होता है कि नहीं, जो सप्तम का उपनक्षत्र आया है वही देखना है, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी क्या 2, 7, 11 में किसी भाव का कार्येश है, और उससे पहले वाला या उससे बाद वाला क्या 2, 7, 11 में किसी भाव का कार्येश है। यदि वो तीनों ही कार्येश हो फिर तो चलो प्रॉमिस तो ओके है ही है, तो वहां पे कोई संशय नहीं। थोड़ा सा कुछ मिनट का फर्क होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या है, कोई 1-2 दिन की जो दशा में फर्क पड़ सकता है, ज्यादा नहीं। लेकिन यदि कोई कहता है कि मेरा जन्म समय 15-20 मिनट का फर्क है, आधे घंटे का फर्क है, फिर वहां पर या तो पहले रेक्टिफिकेशन करें, अगर नहीं रेक्टिफिकेशन कर सकते तो फिर प्रश्न कुंडली लेकर सीधा देखें, क्योंकि रेक्टिफिकेशन आजकल जो रेक्टिफिकेशन है उसके ऊपर